हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो हमने चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है दोस्तों टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा, जिसका नाम था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने कंप्लीट किया था हमारा थर्मल पावर प्लांट, यानी कि किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड था थर्मल पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इन सब चीज हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। पता ना न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके कैसे हम लोग बिजली को बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही में आपको बता दें, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर साइंस के, मैथ्स के, टोटल 100% सिलेबस, आपका पूरा सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर्स है वो सब चीज हमने बना के रखे हुए, अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करते रहना और आपका जो भी वीडियोस पढ़ने का मन करे, जो भी चैप्टर्स पढ़ने का मन करे, उसको डेफिनेटली देखिएगा और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही में हमारा सेकंड चैनल JR टॉक्स को भी जाके विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग करियर गाइडेंस के वीडियो एंड बहुत सारे जो लाइफ रिलेटेड वीडियोस होते हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो उसको भी देख लेना। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेसिकली अगर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में चर्चा करूं, बहुत सिंपल सा फंडा इसका, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करो कि होता क्या है यहां पे, कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका मतलब ये होता है कि हम यहां पे यूज करते हैं न्यूक्लियर एलिमेंट्स। अब न्यूक्लियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली यहां पे जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज किया जाता है दोस्तों, वो यूज किया जाता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम। ये कुछ एलिमेंट्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब होता क्या है, सबसे पहले अगेन जैसे मैं हमेशा बताता हूं, एक ओवरव्यू बताता हूं आपको, ओवरव्यू बताऊंगा कि प्रोसेस कैसा होता है, फिर हम लोग ये डायग्राम जो आपके लिए मैंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझो पहले। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमारा मेन क्या था कि हम लोग कोयला जलाते थे, कोयले से पानी को गर्म होता था, कोयला जलने के बाद हीट प्रोड्यूस होता था, वो हीट से पानी गर्म होता था, पानी वेपर बनता था, स्टीम में कन्वर्ट होता था, वो स्टीम टरबाइन तक हिट करता था जाके, मतलब जोर से टकराता था, जिसके वजह से टरबाइन के ब्लेड्स घूमते थे। टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, जनरेटर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो सेम यहां पर भी क्या होता है कि मेन तो मुद्दा वही है, पहले लेक्चर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट मशीन कौन सा है, टरबाइन। यानी अगर जब आपका टरबाइन घूम जाएगा किसी भी तरीके से, तो आपका जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। तो अगेन मुद्दा यहां पे ये है कि मैं टरबाइन को घुमाऊं कैसे, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जैसे यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, बम्बार्डिंग जिसको बोलते हैं, तो बम्बार्डिंग कराते हैं, बम्बार्डमेंट कराते हैं, न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही वो दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर सिर्फ टेस्टिंग भी करोगे, जैसे आपने पोखरण देखा होगा, ठीक है ना, पोखरण एक जगह है हमारे राजस्थान में, ठीक है ना, तो परमाणु एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर। तो अगर आप क्या करते हो एक तरीके से, वो अगर आपने वो मूवी देखी होगी, अगर आपको ध्यान में होगा, तो उसमें कैसे दिखाया कि अगर हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करते हैं तो कैसे बहुत दूर तक उसके जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जो एक तरीके से भूकंप जैसे झटके जो आते हैं, अर्थक्वेक जैसे, वो बहुत ही ट्रिमेंडस हो सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार, मतलब सोच लो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती होगी, तो सेम इसमें भी क्या होता है, लगभग उसी प्रकार का एनर्जी जो है वो निकलता है, लेकिन वो एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि एक तरीके से हीट एनर्जी लिया जाता है। ये न्यूक्लियर एलिमेंट जब आपस में टकराते हैं तो क्या किया जाता है, वो हीट एनर्जी को, इतना ट्रिमेंडस हीट निकलता है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो हीट एनर्जी को लिया जाता है, जिससे अगेन पानी को लिया जाता है, पानी को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इन द स्टीम, यानी वाटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मतलब पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो गया। किसके हेल्प से हुआ यहां पे, पहले थर्मल पावर प्लांट में किसके वजह से हो रहा था, कोयले की वजह से हो रहा था, यहां पे किसके वजह से हो रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। इसलिए फिर बाकी का प्रोसेस सेम है, एक बार पानी गर्म हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम फिर से जाएगा टरबाइन में टकराएगा, एंड टरबाइन में टकराने के बाद जनरेटर में, एंड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो चलिए, ये था ओवरऑल कंसेप्ट, ओवरव्यू कंसेप्ट। अब सीधा सीधा डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप देखोगे, ये हमारा सबसे मेन चीज है, ये जो चेंबर आपको दिख रहा है, ये जो चेंबर आपको दिख रहा है यहां पे, ये जो चेंबर है दोस्तों, कौन सा चेंबर है, ये चेंबर का नाम है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा।
कौन सा है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही जो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, इसको रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे ही वो रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलेगा। तो जैसे ही वो हीट निकलेगा उसको पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू भेज दिया जाएगा। कहां पे? बॉयलर के पास। ये क्या है? बॉयलर है। ये क्या है दोस्तों? ये जो चेंबर दिख रहा होगा आपको, ये बॉयलर है। तो जैसे यहां से आपका पाइप के थ्रू जो हीट न्यूक्लियर रिएक्शन से निकला उसको भेज दिया जाएगा पंप के हेल्प से। पंप क्यों लगाते हैं? ताकि और जोर से और अच्छे से भेजा जा सके। नहीं तो सिर्फ पाइप होगा तो वो स्लो हो जाएगा। तो पंप इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए उसको भेजा जाता है। एंड ये कहां पे भेजा जाता है? बॉयलर के पास। ये बॉयलर के पास भेजा जाता है। बॉयलर क्या करता है? बॉयलर का नाम में ही आंसर है बॉयलर। बॉयलर मतलब बॉईल करना, यानी जो पानी इसके अंदर होगा, जो पानी होगा उसको वो बॉईल करेगा, यानी उसको पानी को वो किस में कन्वर्ट करेगा? स्टीम में, भाप में, वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे वो स्टीम में कन्वर्ट कर देगा उसको फिर से भेज दिया जाता है पंप के हेल्प से। कहां पे भेज दिया जाएगा दोस्तों? इधर से देखो, ये वाला नहीं, ऊपर से देखो, ये वाला पाइप से थ्रू यहां पे भेज दिया जाता है। किधर पे? टरबाइन के पास। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये आपका टरबाइन है। तो जैसे कि आपको पता है कि अब भाप जो है, यानी कि जो स्टीम है, वो टरबाइन के पास आएगा। टरबाइन से जैसे ही टकराएगा, टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स है वो रोटेट होंगे। एंड जैसे ही वो रोटेट होंगे तो ये एक्सल रोटेट होगा और उससे कनेक्टेड है हमारा ये वाला पार्ट जिसका नाम है जनरेटर। ठीक है, तो टरबाइन जैसे ही रोटेट होगा तो जनरेटर भी रोटेट होगा। एंड इन दिस वे यहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्लियर है? अब बस एक और चीज यहां पे बच जाता है, ये कि जैसे आपने वेपर इसके अंदर भेजा, जैसे वेपर इसके अंदर भेजा, अब वो गरम गरम वेपर रहेगा तो क्या वो वेस्ट हो जाएगा? नहीं, फिर से उसको हम लोग रिकलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, थर्मल पावर प्लांट में उसको फिर से रिकलेक्ट किया जाता है। तो इसको पाइप के थ्रू रिकलेक्ट किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है, गरम गरम वाटर को भेज दिया जाता है। कहां पे? कूलिंग टावर के पास, ताकि वो कूल हो सके। कूलिंग टावर के पास यानी कूलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही वो जो गरम गरम वेपर होता है, जो गरम गरम स्टीम होता है ना, वो अगर कूलिंग टावर के पास भेज दिया जाएगा तो वो जब ठंडा हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको फिर से रिकलेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से भेज दिया जाता है बॉयलर के पास। एंड वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है और इसी प्रकार हमारा कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई भी होता रहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो गर्म भी होता रहता है। एंड जो पानी जो गर्म होगा, स्टीम कंटिन्यूअसली टरबाइन को भी भेजता रहता है, टरबाइन घूमता भी रहता है कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता भी रहता है कंटिन्यूअसली। तो इन दिस प्रोसेस ये चीज हमें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके, न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो ये था उसका टोटल ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है टोटल एक्सप्लेनेशन? बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स मैंने लिए थे, अगर आपने कंसेप्ट पहले के क्लियर कर लिए ना तो ये सब चीज सब सिमिलर ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे कोयले की जगह पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही है। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके लिए आपको उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा रेगुलर देख रहा होगा, चौथे लेक्चर तक आ गया, रेगुलरली देखा होगा, तो उसको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें भी फ्लो चार्ट्स बाकी है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों? फ्लो चार्ट से। तो ये फ्लो चार्ट समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे ये डायग्राम को रफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आप चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो। इन दिस वे आपको एग्जाम में भी अगर पूछेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप इस तरह से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है? आपको बस अपना यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, जरूरी है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए, बॉयलर होना चाहिए, पंप होना चाहिए, एक कूलिंग टावर को भेजने के लिए, एक टरबाइन को भेजने के लिए, एंड वापस से रिकलेक्ट करने के लिए होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे टरबाइन और जनरेटर कनेक्टेड होना चाहिए। बस इतना ड्रॉ कर लोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूं दोस्तों, रफ कर रहा हूं, ताकि अभी मैं आपको फ्लो चार्ट बता सकूं। देखो फ्लो चार्ट अगर आप समझ जाओगे, याद रख लोगे, तो जिंदगी भर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टॉपिक है दोस्तों नहीं भूलोगे। ठीक है ना? देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। तो फ्लो चार्ट क्या है? नॉर्मली सबसे पहले हमने एक चीज स्टडी किया यहां पे कि हमें यहां पे किसकी जरूरत है दोस्तों? सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत है। ठीक है ना? न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा चेंबर है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। ठीक है ना? एक चेंबर है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत है यहां पे। करेक्ट है। अब वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, रिएक्टर माफ कीजिएगा, मैंने रिएक्शन लिख दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो क्या करेगा? भेजेगा, क्या भेजेगा? गरम गरम स्टीम को बॉयलर में भेजेगा, सॉरी बॉयलर में जो हीट है उसको भेजेगा, और वो क्या करेगा? स्टीम में कन्वर्ट करेगा उसको। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा? पानी जो है, हमारा जो वाटर है H2O जो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन करता है दोस्तों? बॉयलर करता है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर क्या सप्लाई कर रहा है? हीट को सप्लाई कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या कर रहा है? हीट को सप्लाई कर रहा है। कहां पे? बॉयलर में। बॉयलर में क्या प्रेजेंट है? H2O, पानी, जो कि पानी किसको कन्वर्ट कर देगा? स्टीम में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। पता है ना, पानी को गर्म करेंगे तो भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहां पे क्या होगा कि स्टीम जो है वो किसके पास जाएगा? यहां पे स्टीम टरबाइन के पास जाएगा।
ठीक है ना। स्टीम किसके पास जाएगा, स्टीम टरबाइन। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं टरबाइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। यहां पे कौन सा टरबाइन यूज किया है, स्टीम टरबाइन यूज किया है। स्टीम टरबाइन जब घूमेगा तो किसके पास भेजेगा, मतलब कि कौन सा एक्सल घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा, ठीक है। जो जनरेटर है उसको घुमाएगा एंड जनरेटर अपना क्या करेगा, अपना काम करेगा, जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना। यानी कि इन शॉर्ट कैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से पानी को बनाया, सॉरी पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद स्टीम जो है वो स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, स्टीम टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और उसके साथ में हम लोग को क्या मिल जाएगा, फाइनली जो लास्ट हमें चाहिए। मेन मकसद क्या है हमारा, इस चीज का मेन मकसद है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली बनाना। तो हमने कितनी आसानी से इसको बना लिया, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो फटाफट से। फिर एक और फ्लो चार्ट है, उसको भी मुझे बनाना है, ठीक है। मैं साइड हट गया हूं, आप लोग फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और फ्लो चार्ट है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि दो फ्लो चार्ट आपको याद रखना होता है। एक तो ये फ्लो चार्ट था, अब दूसरा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सबसे पहले बताओ, सबसे पहला एनर्जी कौन सा यूज हो रहा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रहा है। तो यहां पे सबसे पहला जो एनर्जी हमारे पास रहेगा या फिर था, वो कौन सा एनर्जी था, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले था। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद क्या निकला, हीट निकला। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी। समझ में आ रहा है दोस्तों, थर्मल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताओ कि थर्मल एनर्जी किसके पास जा रहा है, टरबाइन के पास जा रहा है, लेकिन कौन से फॉर्म में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट है। तो यहां पे यानी कि क्या हो गया कि थर्मल एनर्जी जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। भाप जो था ना हमारा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में चला जाएगा, टरबाइन के पास चला जाएगा। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यही सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगा जो स्टीम ट्रांसफर कर देगा किसको, टरबाइन के पास। तो इसमें आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एंड लास्ट में ये जो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में जो देगा वो जनरेटर को पास करेगा एंड जनरेटर के बाद हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कौन सा एनर्जी मिलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। ध्यान लगा के देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ये तो हमारा सिस्टम था, ये तो हमारा प्रोसेस था कि न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टीम गर्म हुआ, मतलब पानी गर्म होकर स्टीम बना, स्टीम से स्टीम टरबाइन रन हो रहा है, स्टीम टरबाइन से जनरेटर रन हो रहा है, फिर बिजली बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है, जैसे कि हमारा डेफिनेशन था ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारा डेफिनेशन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा है बचपन में ही, यानी 7th 8th 9th 10th अभी तक तो पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले था, न्यूक्लियर एनर्जी से थर्मल एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी स्टीम में मिला, फिर यही स्टीम जो काइनेटिक एनर्जी था वो टरबाइन में गया एंड यही काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की वजह से जनरेटर में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइनली हमें मिल गया। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट मैंने बताने की कोशिश की है और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो यहां पे जो मैं आपको रिएक्शन के लिए बता भी रहा था आपको कि कुछ एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स के नाम है यूरेनियम 236, ऐसे नाम है, वो याद रख लेना, यूरेनियम 236, जो कि आपका 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रख सकते हो। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यार ये तो हमने समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, वर्किंग समझ लिया, फ्लो चार्ट समझ लिया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि क्या हम लोग ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही सेम यूज कर पाएंगे, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्या। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि यस, प्रॉब्लम हो सकता है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों इस चीज का प्रॉब्लम, यानी कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग ने फ्यूचर में भी ये यूज किया, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या फ्यूचर में भी इतनी आसानी से, जितना हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उतनी आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। तो ये चीज हमें यहां पे पता चलेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, हेडिंग चेंज हो रहा है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे डिसएडवांटेजेस, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम। सीधा मैं हेडिंग डालता हूं प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, इसको अगर हम यूज करते हैं आज के डेट में या फिर फ्यूचर में हम लोग बात करें, तो क्या क्या परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगेन यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कौन सा करेगा, ऑब्वियसली हमारे इकोसिस्टम को करेगा, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम होते हैं उसको वो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो गरम गरम पानी जो है वो रिलीज होता है बैक टू द सराउंडिंग्स, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, आसपास का जो वाटर का जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो हमारा जो एक्वेटिक सिस्टम है उसके अंदर प्लांट्स होते हैं पानी वाले, ठीक है ना, उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे भयंकर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि नाम में ही देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें रेडिएशन का खतरा सबसे बड़ा होता है। जैसे कि जहां पे मैं रहता हूं उसके थोड़े ही दूर पे, बहुत मतलब ज्यादा दूर नहीं है लेकिन थोड़े दूर पे आप बोल सकते हो, लगभग
30-40 किलोमीटर के रेंज में। जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है आसपास में, ठीक है ना। तो थर्मल पावर प्लांट दहानू में मैंने आपको बताया था, वैसे एक तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारे पूरे इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा भी था पहले, अभी तो बहुत सारे आ गए। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना नजदीक है कि अगर वो गलती से एक्सप्लोड होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है बिकॉज प्रोटेक्शंस बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं रेडिएशन का खतरा तो हर जगह होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो रेडिएशन का खतरा जो है दोस्तों इन टाइप के न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता है। आसपास के जो लोग रहते हैं उस एरिया में, यानी कि जहां पे भी ये प्लांट होगा, जहां पे भी ये फैक्ट्री होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट की एनर्जी बनाने वाली, उसके आसपास जो है दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोग को रेडिएशन फैल सके। चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी चांसेस होता भी है, थोड़ा बहुत भी होता है कि रेडिएशन फैल सके। और खासकर जो लोग इसके अंदर काम करते हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग, जो भी वर्कर्स लोग, या फिर जो भी स्टाफ के लोग भी काम करते होंगे अगर, तो ऑब्वियसली वो रेडिएशन के थोड़ा बहुत तो कांटेक्ट में आते होंगे, एंड उसके अंदर भी 0.1% भी एटलीस्ट रेडिएशन आता होगा। एंड तो सोचो वो एक दिन में अगर 0.1% आ रहा है, तो लाइफ टाइम अगर कोई काम करता है, यानी 10-15 साल 20 साल अगर कोई काम करता है, तो उसके अंदर रेडिएशन जो है बहुत ज्यादा जमा होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। और गलती से अगर एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत फेटल होता है। फेटल यानी कि जानलेवा हो सकता है, पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि इतनी ताकत होती है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर कि वो पूरा का पूरा शहर को उड़ा सकता है, ठीक है ना। उड़ा सकता मतलब गायब कर सकता है, एकदम अर्थक्वेक जैसा आ जाएगा, प्रलय जैसा आ जाएगा। तो ये बहुत ही फेटल होता है। इसके लिए बहुत सारे चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, एंड बहुत सारे प्रोटेक्शंस किए जाते हैं ताकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, बट मेरे हिसाब से नहीं भी होगा। ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस है, 0.1% चांसेस है, बट अगर हो जाता है तो बहुत खतरा हो सकता है। एक तरीके से एनर्जी एक्सप्लोजन भी होगा, और दूसरा सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन जो है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। क्लियर है? ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्या लगता है इसमें कि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में? नहीं, पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, बहुत कम, क्या ना के बराबर ही होता है। जैसे हमने थर्मल में देखा तो कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन में पॉल्यूशन नहीं निकलता है, वहां पे रेडिएशन निकलता है। तो यहां पे रेडिएशन का खतरा है, पॉल्यूशन का नहीं है। इसके लिए जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में डिसएडवांटेज था कि पॉल्यूशन, इसमें डिसएडवांटेज है कि रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए हम लोग आगे जाके यूज नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने बोला कि और क्या चीजें हैं जो इसको बोलती है कि इसको हम लोग आगे नहीं यूज कर सकते। तो सबसे बड़ा चीज है कि न्यूक्लियर एलिमेंट्स लिमिटेड है। जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स जो हम लोग बात कर रहे थे, यूरेनियम, ठीक है ना, यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं ना 236 जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना, तो यूरेनियम के आइसोटोप्स हो गए, फिर थोरियम हो गया, थोरियम के आइसोटोप्स हो गए। तो ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग न्यूक्लियर एलिमेंट्स के। तो ये जो है लिमिटेड है, ये जो चीज है ना वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा माइनिंग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता है, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, पावर प्लांट बंद हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक टाइम तक शायद चल सकता है, जब तक न्यूक्लियर एलिमेंट है तब तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद ये जो टाइप के प्लांट्स है वो वर्किंग में नहीं आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एलिमेंट जो है वो इतने नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, इतने प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है सबसे बड़ा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग आगे यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें तो फोकस करना है किसके ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, यानी हवा से बना सके बिजली को, पानी से बना सके, सनलाइट से बना सके, ऐसे चीजों से बना सके, जो कि हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे जो आज का लेक्चर है ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लिया, ऐसे ही आगे और भी एक नेचुरल गैस का पावर प्लांट है, उसको देख लेंगे, एंड उसके आगे सब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आएंगे। लेक्चर बड़ा, चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, तो लेक्चर्स हमारे कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे। और मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाता हूं, एक लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ लोगे तो भी बस हो गया, और एक दिन में 2 से 3 लेक्चर देखोगे तो आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, और साथ में आराम आराम से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर्स में आने वाला जो टॉपिक है उसको भी कवर करा देंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।